फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने रेरा चैप्टर कंप्लीट किया था और कंपटीशन एक्ट 2002 कंप्लीट किया था। आज हम प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988 चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। बेनामी इज ए पेरिजियन टर्म विच एसेंशियली मीन्स समथिंग विदाउट ए नेम। बेनामी का मतलब है कि विदाउट ए नेम और इट मीन्स ए प्रोक्सी। So Benami is used to refer to property asset with no name attached to it. The actual owner is not the person who has the legal title to the property. मतलब बेनामी के नाम से हम क्या कि जैसे कि बेनामी के नाम से पता चल रहा है कि जिसमें कोई नाम नहीं है। A property asset with no name attached to it. The actual owner is not the person who has the legal title to the property. मीन्स एक पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी खरीदता है। इसमें बेनामी ट्रांजेक्शन में एक पर्सन प्रॉपर्टी खरीदता है और वो किसी दूसरे पर्सन के नाम में खरीदता है, अपने नाम में नहीं खरीदता। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बेनामी प्रॉपर्टी बोलते हैं। हेयर प्रॉपर्टी शेयर्स, डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड बैंक अकाउंट्स आर हेल्ड बाय वन पर्सन फॉर अनदर। प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रॉपर्टी में शेयर्स, डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड बैंक अकाउंट्स जो प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड होते हैं, और वो एक पर्सन जो है वो इनको हेल्ड करता है किसी और पर्सन के लिए। द फॉर्मर लैंड्स हिज नेम टू द लेटर एंड इट कॉल्ड ए बेनामीदार। जो पर्सन इनको होल्ड करता है उसको बेनामीदार बोलते हैं। ही डज नॉट हैव एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। उस पर्सन का इस प्रॉपर्टी में कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं होता। मान लो कि जैसे कि एक पर्सन है, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसके 10 नौकर हैं। तो उसने 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नौकर के नाम में खरीद ली। उसने अपने नाम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो जो नौकर के नाम में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उस नौकर को बेनामीदार बोलेंगे। और जो पर्सन कंसिडरेशन पे कर रहा है, जो ओनर है, उसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। तो इसमें दो पार्टी होती है, बेनिफिशियल ओनर एंड बेनामीदार। देन देयर इज व्हाई पीपल टेंड टू डू बेनामी ट्रांजेक्शंस। ये एक पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें कि वाई पीपल टेंड टू डू बेनामी ट्रांजेक्शन क्यों करते हैं? टू डिप्लॉय एन अकाउंटेड मनी। जो अनअकाउंटेड मनी है उसको डिप्लॉय करने के लिए करते हैं। टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ टैक्स लॉ, टैक्स से बचने के लिए करते हैं। टू डिसीव द रेवेन्यू अथॉरिटीज, to defraud the lending institutions, to enforce right of recovery against property, to grow income from benami property, to manipulate net worth, and to find a way with the land ceiling laws. So only these 7 points हमें पेपर में मेंशन करने होंगे यहाँ से। So then the benami transaction prohibition amendment act 2016 जो 2016 में है, बेनामी ट्रांजेक्शन जो एक्ट है इसकी लिमिट्स को चेंज किया गया था, पेनल्टी लिमिट्स को चेंज किया गया था। तो इसमें जो पेनल्टी लिमिट्स बढ़ाई गई थी, शैल बी पनिशेबल विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 1 ईयर। जो कि इम्प्रिजनमेंट है नॉट लेस देन 1 ईयर होगा, विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन विच मे एक्सटेंड टू 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का 25% जो है वो फाइन भी देना होगा और इम्प्रिजनमेंट भी रहेगी उसमें, जो बेनामी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। Then there is object behind enactment of the prohibition of बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988। तो ये एमसीक्यू पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। टू प्रोहिबिट बेनामी ट्रांजेक्शन, टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी, एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो अगर ये तीनों पे ए बी सी पॉइंट में ये आए हुए हैं एंड डी में ऑल ऑफ द अबव होगा, तो आपको डी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा कि ऑल ऑफ अबव आर द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड एनेक्टमेंट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988। सो यहाँ पे हमें अभी प्रिलिमिनरी पार्ट दिया हुआ है, इसमें डेफिनेशन पार्ट दिया है। द एक्ट में बी कॉल्ड द बेनाम प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988। देन इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। So then there is the definition of adjudicating authority में क्या आएगा? Adjudicating authority refer to in section 7 of this act।
Then there is a definition of administration. Administrator means an income tax officer as defined in section 2 subsection 25 of Income Tax Act 1961. Then there is a definition of appellate tribunal. Appellate tribunal means the appellate tribunal established under section 30. Then approving authority की definition दी गई है section 2 subsection 4. Approving authority में कौन कौन आते हैं? Means an additional commissioner or joint commissioner as defined in section 2 subsection 1c and 28c रिस्पेक्टिवली ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो ये अप्रूविंग अथॉरिटी में दो पर्सन आते हैं. कौन कौन आते हैं? एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर. तो ये एमसीक्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है. यानी कि एडिशनल कमिश्नर मान लो ए पॉइंट में दिया होगा, बी पॉइंट में जॉइंट कमिश्नर दिया होगा, सी में बोथ ऑफ द अबव वो दिया होगा या आइदर ऑफ द अबव होगा. तो बोथ ऑफ द अबव पर आपको इसमें टिक करना है. यानी कि एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर दोनों अप्रूविंग अथॉरिटी में आएंगे. तो ये एक एमसीक्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अटैचमेंट. अटैचमेंट मीन्स द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन और मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. अटैचमेंट का मतलब क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर. अटैच करना मतलब प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया. उसमें फिर वो प्रोहिबिट क्या करता है? प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से. कन्वर्ट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को, शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को. देन डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी की मूवमेंट नहीं कर सकता. Then there is the definition of authority means an authority referred to in section 18 subsection 1 जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. बैंकिंग कंपनी से मतलब है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. देन देयर इज बेनामी प्रॉपर्टी. ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है. बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन. जो कि सब्जेक्ट मैटर है बेनामी ट्रांजेक्शन का. बेनामी प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? लैंड आती है, शेयर, बिल्डिंग, डिबेंचर्स, ये सभी बेनामी प्रॉपर्टी में आते हैं. एंड इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी. एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बेनामी है और उससे कुछ प्रोसीड्स हो रही हैं. मान लो कोई बिल्डिंग है जो कि बेनामी प्रॉपर्टी है और उससे हमें कुछ उसको बेनिफिशियल ओनर को जो रेंट मिल रहा है तो वो भी क्या होगा? बेनामी प्रॉपर्टी माना जाएगा. और उस रेंट से अगर वो कुछ इंटरेस्ट कमा रहा है बेनिफिशियल ओनर तो उसको भी बेनामी प्रॉपर्टी में काउंट किया जाएगा. एक ही केस लो दिया हुआ है. इन केस ऑफ सीआईटी वर्सेस दौलतराम रावत मुल. तो इस केस में क्या डिसाइड किया गया था कि द बर्डन ले ऑन द डिपार्टमेंट टू प्रूव दैट रिस्पोंडेंट वाज द ओनर. यानी कि ये बर्डन जो प्रूफ किस पर रहेगा? जो बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर रहेगा. जो पर्सन बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है तो उसी पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी बेनामी है. Then there is the definition of Benami transaction. Benami transactions क्या होती हैं? Benami transaction means a transaction where a property is transferred to or is held by a person and the consideration for such property has been provided or paid by another person. यानी कि एक जो प्रॉपर्टी है वो खरीदी किसी एक पर्सन ने है, कंसिडरेशन उस पर्सन ने पे किया है, लेकिन जो उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन है किसी और पर्सन के नाम पे किया गया है. So the property is held for the immediate or future benefit, direct or indirect, of the person who has provided the consideration. And जो property जो है वो एक future benefit के लिए ली गई है या immediate benefit के लिए ली गई है उस person के जिसने की consideration पे किया है लेकिन उसने अपने नाम में property नहीं करवाई है. तो वो फ्यूचर में बेनिफिट लेगा या इमीडिएट बेनिफिट लेने के लिए पर्पज से उसने ये प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन के नाम में रजिस्टर करवाई है. तो एक्सेप्ट व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड. ये कुछ एक ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, कुछ ऐसे केसेस दिए गए हैं जिन केसेस में जो प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा. ये कुछ की हमें 4 केसेस दिए गए हैं. एक कर्ता और ए मेंबर ऑफ एचयूएफ एज द केस में भी. यानी कि मेंबर ऑफ जो एचयूएफ जो कर्ता होता है या मेंबर है या करता है जो अपने नाम में प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी नॉन सोर्सेज से खरीदी गई है. मतलब उन्होंने जो कंसिडरेशन पे किया है, जो नॉन सोर्सेज से कंसिडरेशन पे किया गया है तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे. ए पर्सन स्टैंडिंग इन फिड्यूसरी कैपेसिटी. एक पर्सन जो फिड्यूसरी कैपेसिटी में स्टैंड करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम बेनामी प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे. एनी पर्सन being an individual in the name of his spouse or in the name of any child of such individual and the consideration for such property has been provided or paid out of non sources. मतलब एक इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस के नाम में प्रॉपर्टी खरीदी है या अपने चाइल्ड के नाम में प्रॉपर्टी खरीदी है और उसने उसके लिए जो कंसिडरेशन पे किया है वो नॉन सोर्सेज से किया है
तो उसको हम बेनामी प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। So then there is any person in the name of his brother or sister or lineal ascendant or descendant, जो अगर any person है जो अपनी ब्रदर या सिस्टर के साथ एज ए जॉइंट ओनर जो है वो प्रॉपर्टी को हेल्ड करता है और जो कंसिडरेशन जो पे किया है वो नॉन सोर्सेज से पे किया है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। मतलब कुल मिलाकर इसका क्रक्स ये निकलता है कि अगर कोई पर्सन अगर प्रॉपर्टी खरीदता है और वो नॉन सोर्सेज से खरीदता है, तो उस केस में जो अपने स्पाउस के लिए, अपनी फैमिली मेंबर के लिए खरीदता है नॉन सोर्सेज से, तो उस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो किसी और थर्ड पर्सन के लिए प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी मानेंगे। तो ए ट्रांजेक्शन और एन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी कैरिड आउट और मेड इन ए फिक्टिशियस नेम, किसी से फिक्टिशियस नेम में प्रॉपर्टी खरीदी गई है, या फिर एक ऐसा जो है ए ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ और डिनाइज नॉलेज ऑफ सच ओनरशिप। इन केस अगर जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है, जिसके नाम में प्रॉपर्टी है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे नाम में प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी माना जाएगा। ए ट्रांजेक्शन और एन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी वेयर द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल और फिक्टिशियस। इन केस जब जो पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी के लिए कंसिडरेशन पे किया गया है, जिसने और वो ट्रेसेबल नहीं है, वो हम ढूंढ रहे हैं, वो पर्सन हमें मिल नहीं रहा जिसने कंसिडरेशन पे किया है, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो बेनामी ट्रांजेक्शन के लिए कंडीशन दी गई है, बेनामी ट्रांजेक्शन ए ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट वेयर ए प्रॉपर्टी इज ट्रांजेक्शन ट्रांसफर्ड टू और हेल्ड बाय वन पर्सन एंड कंसिडरेशन इज पेड बाय सम अदर पर्सन, यानी कि प्रॉपर्टी की जो है किसी और पर्सन के नाम में रजिस्टर्ड है और कंसिडरेशन किसी और ने दिया है, तो वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। वेर प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द पर्सन, या इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट के लिए परचेज की गई है, तो वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। एंड एक्सेप्ट ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं जो कि बेनामी ट्रांजेक्शन्स में काउंट नहीं होंगी। जो करता हो रहा है मेंबर ऑफ एचयूएफ है, फिड्यूसरी कैपेसिटी में परचेज करता है, या कोई इंडिविजुअल है जो स्पाउस और चाइल्ड के लिए परचेज करता है, अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ क्या है जॉइंट ओनर, एज ए जॉइंट ओनर परचेज करता है फ्रॉम नॉन सोर्सेज, तो वो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी। और वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज वेयर और डिनाइज ओनरशिप, जहाँ जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है वो जिसके नाम में रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर्टी का, उसको पता ही नहीं है कि वो ओनर है, तो वो बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। जो फिक्टिशियस नेम में है तो वो बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और जहाँ पे ओनर जो जिसने कंसिडरेशन पे किया है वो ट्रेसेबल नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो देन देयर इज सम एक मोर कंडीशन एज पर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, benami transactions not to include any transaction which involves allowing of possession of any property to be taken in part performance of a contract where possession of the property given to the person who has provided consideration, मतलब जिस पर्सन ने कंसिडरेशन दिया है और प्रॉपर्टी उसी के पोजेशन में है, एंड द स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन पेड, उस प्रॉपर्टी पर स्टैम्प ड्यूटी पे की गई है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड, और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंडर में रजिस्टर किया गया है, उसके नेम में कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर किया गया है, तो उस केस में वो जो प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन है वो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हो गए हैं, ये सिंपल रीड के लिए है। आगे हम इसके लिए चलते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 बेनामीदार। बेनामीदार की डेफिनेशन जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो एक फिक्टिशियस पर्सन है, एज द केस में बी इन हुज नेम द बेनामी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, यानी कि जिस पर्सन के नाम में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, बेनामीदार बोलते हैं। और हेल्ड एंड इंक्लूड्स ए पर्सन हु लैंड्स हिज नेम, यानी कि जिस पर्सन के नाम में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है वो उसको बेनामीदार बोलते हैं, लेकिन उसने कंसिडरेशन पे नहीं किया है। बेनिफिशियल ओनर इज द पर्सन whose identity is known or not or for whose benefit the benami property is held by a बेनामीदार। बेनिफिशियल ओनर जैसे कि नाम से ही पता चल गया है, जिसने अपने बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी को खरीदा है, कंसिडरेशन पे किया है, लेकिन अपने नाम में प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करवाया है, तो वो बेनिफिशियल ओनर होता है। So then there is board means the central board of directors, then director same meaning to in sections
to subsection 34 of Companies Act 2013. Then fair market value. Fair market value की definition दी गई है. Fair market value in relation to a property means the price that the property would ordinarily fetch on sale in the open market on the date of the transaction. तो जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे जो ओपन मार्केट वैल्यू रहेगी उसी को हम फेयर मार्केट वैल्यू बोलेंगे. अगर फेयर ओपन मार्केट वैल्यू असर्टेनेबल नहीं है तो हम रूल 3 को फॉलो करेंगे. तो एज पर रूल 3 कंसिडर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू को. रूल 3 में क्या है, यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है, इसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. तो प्राइस ऑफ अनक्योटेड इक्विटी शेयर्स हायर ऑफ, इन तीनों का हायर लेंगे हम. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. ये आगे दिया गया है, हमें इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है. डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है, और फेयर मार्केट वैल्यू एज पर द फॉलोइंग मेथड. ये जो हमें फॉर्मूला दिया गया है ए प्लस बी माइनस एल मल्टीप्लाई पी वी अपॉन पी ई. तो ए से क्या हम कंसिडर करते हैं, बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स. जो ऑल एसेट्स है जैसे उनकी बुक वैल्यू, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, एक्सेप्ट बुलियन ज्वेलरी. इसमें ज्वेलरी को काउंट नहीं करेंगे. जो ज्वेलरी को के लिए जो पॉइंट्स अलग से बी में बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे इसको एक्सेप्ट बोला गया, एक्सेप्ट ज्वेलरी. तो प्राइस दैट द बुलियन ज्वेलरी एक्स्ट्रा वुड ऑर्डिनरली फैच ऑन सेल इन द ओपन मार्केट वैल्यू. ज्वेलरी के केस में ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, और एसेट्स के केस में बुक वैल्यू लेंगे. और इसमें से लेस क्या करेंगे, इनकम टैक्स पे जो किया है, और अगर कुछ एनी रिफंड आया है तो वो उस इनकम टैक्स पे में से लेस करेंगे. देन लेस करेंगे एनी अमाउंट शोन एज एसेट इंक्लूडिंग अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ एनी डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर को लेस करेंगे. इनकम टैक्स जो पे किया उसको लेस करेंगे, लेस रिफंड, उसमें से रिफंड को लेस करके. तो देन बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज में क्या क्या काउंट नहीं करेंगे, पेड अप वैल्यू को नहीं लेंगे, इसमें हमें इसको लेस करेंगे. देन हम क्या करेंगे, अमाउंट इसमें हम क्या है, मतलब इनको क्या करेंगे, पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लेस करेंगे. बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज में अमाउंट सेट अपार्ट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेस करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को लेस करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स को लेस करेंगे. इसमें से हम टैक्स पेड लेस रिफंड क्लेम इफ ये लेस करेंगे. टैक्स पेबल एज पर बुक प्रॉफिट्स को लेस करेंगे. बट इसमें हम क्या लेस नहीं करेंगे, असर्टेनेबल लाइबिलिटीज को लेस नहीं करेंगे, अदर देन असर्टेनेबल लाइबिलिटीज एंड अदर देन एरियर ऑफ डिविडेंड ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. ये दो पॉइंट्स को हम लेस नहीं करेंगे. बाकी जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन सब को हम लेस करेंगे, ये जो दिए गए हैं. और ओनली 2 पॉइंट्स को लेस नहीं करेंगे, असर्टेन लाइबिलिटीज एंड एरियर ऑफ डिविडेंड ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. उसके बाद जो वैल्यू आएगी उन तीनों जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे. पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर और पेड अप वैल्यू ऑफ सच इक्विटी शेयर. पीवी से मतलब है पेड अप वैल्यू ऑफ सच इक्विटी शेयर, एंड पीई से मतलब है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एज शोन इन द बैलेंस शीट. तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे. तो इन तीनों में से जो भी हायर अमाउंट रहेगा उसको हम प्राइस ऑफ अनक्योटेड इक्विटी शेयर मानेंगे. तो देन देर इज डेफिनेशन ऑफ फर्म. फर्म में क्या इंक्लूड करेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को इंक्लूड करेंगे. हाई कोर्ट को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रिजाइड्स और कैरेज ऑन बिजनेस, जहाँ पे पार्टी का रेजिडेंट हाउस है या पार्टी जहाँ पर बिजनेस करती है उस डिस्ट्रिक्ट की हाई कोर्ट को हाई कोर्ट मानेंगे. तो देन इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या है, मींस असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर. ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था, तो ये एमसीक्यू पर्पज से इम्पोर्टेंट है. इनिशिएटिंग ऑफिसर में असिस्टेंट ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर आएंगे. तो देन पार्टनर की डेफिनेशन क्या होगी, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रहेगी. सो देन देर इज प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल हो सकती है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है. प्रॉपर्टी इज कैपेबल ऑफ कन्वर्जन के लिए कैपेबल है, यानी कि प्रॉपर्टी को अगर शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है तो वो भी प्रॉपर्टी में काउंट होगा. इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी. अगर कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम आ रही है या उस रेंट से कुछ इंटरेस्ट भी आ रहा है तो वो भी प्रॉपर्टी में काउंट होगा. तो देन हमने डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया है. अब हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे. सेक्शन 3 में है प्रोहिबिशन ऑफ बिनामी ट्रांजेक्शन्स. बिनामी ट्रांजेक्शन्स नॉट परमिटेड, यानी कि जो बिनामी ट्रांजेक्शन्स है वो परमिटेड नहीं है, इनको प्रोहिबिटेड किया गया है. और इसके लिए क्या गया है,
पनिशमेंट फॉर बेनामी ट्रांजेक्शन्स के लिए बताया गया है। ये जो लिमिट्स दी गई है ये हमें पुरानी है, यहाँ से जो लिमिट्स दी गई है ये न्यू लिमिट्स हैं। जो बेनामी ट्रांजेक्शन्स प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये चेंज की गई थी। जो पेनल्टी है, ही शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल बी मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 7 ईयर का रहेगा, और विद ए फाइन ऑफ 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये इनके पेनल्टी डिसाइड की गई है। तो एज पर सेक्शन 4 है प्रोविजन ऑफ द राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी, नो शूट लीगल रिकोर्स इज परमिसिबल फॉर बेनामी ट्रांजेक्शन। जो प्रॉपर्टी बेनामी है उसके लिए जो तो नो शूट और क्लेम और एक्शन रहेगी, यानी कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी ये चीज़ नहीं चलेगी, और वो उस केस में कोई डिफेंस नहीं ले सकता एज पर सेक्शन 4(2). So then as per section 5 property held बेनामी liable to be confiscated। जो की बेनामी प्रॉपर्टी है वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है जब्त कर सकती है। प्रोहिबिशन ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार, यानी कि जो बेनामीदार है वो उस प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर नहीं कर सकता। बेनामीदार के पास के नाम में जो प्रॉपर्टी है वो रीट्रांसफर नहीं कर सकता बेनिफिशियल ओनर को, ये प्रोहिबिटेड है। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बेनिफिशियल ओनर शैल बी नल एंड वॉइड, इसमें लिखा है कि अगर बेनामीदार प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर भी कर देता है बेनिफिशियल ओनर को तो वो ट्रांजेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जाएगी। सो देन सेक्शन 8 to 17 ओमिट किए जा चुके हैं। देन देयर इज डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड जुरिस्डिक्शन एज पर सेक्शन 18। अथॉरिटीज में ये 4 लोग आएंगे, इनिशिएटिंग ऑफिसर, अप्रूविंग अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये एमसीक्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिंग ऑफिसर, अप्रूविंग अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, चारों अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएंगी। जुरिस्डिक्शन ऑफ अथॉरिटी एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 2। अथॉरिटीज की ये क्या क्या फंक्शन क्या है। इनिशिएटिंग ऑफिसर का फंक्शन रहेगा नोटिस एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, वो जो अटैच करेगा प्रॉपर्टी को। अप्रूविंग अथॉरिटी का मेन फंक्शन रहेगा वो उसको नोटिस इशू करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पोजीशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कन्फिस्केशन प्रॉपर्टी, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करेगा, कन्फिस्केट करेगा प्रॉपर्टी को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी करेगा। एंड अपील ट्रिब्यूनल का क्या काम रहेगा, वो अपील को हियर करेगा जो कि अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। तो देन देयर इज सेक्शन 19 पावर ऑफ अथॉरिटीज दी गई है। पावर ऑफ अथॉरिटीज की क्या पावर है, एज ए सिविल कोर्ट रही पावर है, जो कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, रेरा में पढ़ा था ये हमने, जो सिविल एज ए सिविल कोर्ट क्या पावर होती हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। पर्सन समन्स बाय अथॉरिटीज आर बाउंड टू अटेंड, जो जिन पर्सन को सम्मन इशू किया गया है तो वो शैल बी बाउंड टू अटेंड इन पर्सन, या तो वो खुद जाकर अपीयर हो सकते हैं और अपने अथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। तो देन डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो अथॉरिटीज की प्रोसीडिंग्स है वो जुडिशियल मानी जाएंगी। असिस्टेंस ऑफ पुलिस, इस केस में वो पुलिस की असिस्टेंस भी ले सकते हैं। मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी से क्या मतलब है, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो रिपोर्टिंग एंटिटी मानी जाएंगी। तो देन सर्टेन ऑफिसर्स टू असिस्ट इन इंक्वायरी, कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो हमेशा इंक्वायरी के लिए अवेलेबल रहेंगे एज पर सेक्शन 20। जो ऑफिसर्स कहाँ कौन कौन से रहेंगे, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के जो ऑफिसर्स है वो इंक्वायरी के लिए हमेशा असिस्ट करेंगे। ऑफिसर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, ऑफिसर ऑफ आरबीआई है, या ऑफिसर ऑफ फेमा है, या ऑफिसर ऑफ सेबी है, और एनी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमेशा असिस्ट करेंगे इंक्वायरी करने में। So then there is section 21 power to call for information, जो calling of officer responsible for registering and maintaining books of accounts. The initiating officer or approving authority or the adjudicating authority shall have power to require any officer of the central government or state government or local body or any person or officer who is responsible for registering and maintaining books, मीन्स जो पर्सन मेंटेनिंग बुक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे वो इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। सो देन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑफिसर कंसर्न टू अथॉरिटीज, जो कंसर्न ऑफिसर है वो अथॉरिटी को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे और ये जो इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो देन पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स जो बेनामी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है उनको जब्त किया जा सकता है।
It may impound and retain the books of accounts or other documents for a period of not exceeding 3 months. वो मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए जो बेनामी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर सकते हैं. द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस डेट से. तो देन अप्रूवल बिफोर इम्पाउंडिंग बुक्स, जो कि इसमें दिया गया है कि जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है उसको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा अप्रूविंग अथॉरिटी से विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल इम्पाउंडिंग. जब्त जो बुक्स प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जब्त करने के 15 दिन के अंदर अंदर जो है इनिशिएटिंग ऑफिसर को अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा. और पीरियड ऑफ रिटेंशन क्या रहेगा, पीरियड ऑफ रिटेंशन इन नो केस एक्सीड ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स. मतलब कि जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है जब वो उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी उस डेट के 30 दिन के अंदर अंदर जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको वापस कर देगा. So then obtaining of copies, the person from whom the books of accounts or other documents were impounded shall be entitled to obtain copies. तो copies भी ली जा सकती हैं. रिटर्न ऑफ बुक्स, तो रिटर्न ऑफ बुक्स के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बुक्स को रिटर्न करेंगे जो कि कन्फिस्केट की गई थी. पावर ऑफ अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरी, जो पावर ऑफ अथॉरिटी है द इनिशिएटिंग ऑफिसर आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी. तो इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है इंक्वायरी करने से पहले अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेगा, उसके बाद इंक्वायरी स्टार्ट करेगा. एंड वो बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, जो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटर्न ऑफ बुक्स और डॉक्यूमेंट्स जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि वो रिटर्न करेगा डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स. जब ऑल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर इनिशिएटिंग ऑफिसर है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लिए गए थे तो वो वापस करेगा. तो आज हमने यहाँ तक सेक्शन 23 तक कवर किया है. कल से हम सेक्शन 24 से स्टार्ट करेंगे. ये आप अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहिए.